चलिए गाइस, फर्स्ट जो केस था जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। उस केस में जो आपका टोटल प्रेशर था वो किसके इक्वल था, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब सोल्यूट के पार्शियल प्रेशर और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल था। और फाइनली हमने ये भी देख लिया था कि पीए का वैल्यू क्या निकल के आ रहा था, दैट इज पीए नॉट एक्स ए, एंड पीबी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा था, पीबी का वैल्यू निकल के आ रहा था दैट इज पीबी नॉट एक्स बी। ये सबने कल देख लिया था। और फाइनली जब मैंने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी तो उस केस में मैंने क्या किया था, एक कंडीशन मानी थी कि सपोज आपका जो सॉल्यूट है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उस केस में जो आपका टोटल प्रेशर निकल के आ रहा था वो कितना था, दैट इज पीबी नॉट, ठीक है, प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट, और साथ में क्या था यहां पर एक्सए। ठीक है, ये वैल्यू आपने तब निकाली थी जब आपकी पीए नॉट की वैल्यू पीबी नॉट से बड़ी है, तब आपको ये प्रेशर इस्तेमाल करना था। देखिए, अगर आप घर पे अगर आप ये चीज पढ़े थे तो आप दूसरी कंडीशन लगा के खुद से चेक कर सकते थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी होगा। सो फाइनली यहां पर हमने एक्चुअल में कहा ये कंक्लूजन कैसे निकाला था, जब हम एक्सबी की वैल्यू पुट कर रहे थे 1 माइनस एक्सए, ये तब निकाला था। क्लियर है? अच्छा, सेकंड केस आप निकाल सकते थे, बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा कि अगर पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से बड़ी होती तो उस केस में आप किसको पुट करते हैं, एक्सए को। एक्सए इक्वल टू क्या होता, 1 माइनस एक्सबी, वैल्यू पुट करते हैं, तब टोटल प्रेशर कितना आता, तब टोटल प्रेशर आता पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पीए नॉट अपॉन एक्सए अपॉन एक्स बी, तो यहां पर आता एक्स बी। ये देखिए फाइनली यहां पर ये टोटल प्रेशर आ गया। तो हमारे पास देखिए यहां पर टोटल प्रेशर कब कौन सा इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करेगा कि यहां पर प्योर कंडीशन में पार्शियल प्रेशर किसका बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको टोटल प्रेशर को इस्तेमाल करना था, जो मैंने आपको सिखाया। सो फाइनली ये फॉर्मूले हो गए। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाना है, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक तो हमें पीए की ये ग्राफ बनानी है जिसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं नाम, एक हमें पीबी का ग्राफ बनाना है जिसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं नाम, और एक ये जो बॉक्स में बंद है उसको दिखाना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं नाम। सो चलिए आप खुद से सोचिए कि ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये कैसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से जाती है। इसका कंपैरिजन आप किससे कर सकते हो, y इक्वल्स टू mx से। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ जानते हो जो कि बहुत सिंपल है, एक लाइन का इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू mx, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो इसका भी और इसका भी। मतलब ये तो ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से जाते होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो उस केस में y क्या है इसके अंदर pa, और x क्या है दैट इज xa, इस केस में pb एंड x क्या है xb। सिंपल है। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को जरा चेक करो क्योंकि ग्राफ में काम आएगा। थर्ड इक्वेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, जो थर्ड इक्वेशन उसका कंपैरिजन कैसे करोगे, उसका कंपैरिजन करोगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से। ये देखिए कर सकते हो कि नहीं, देखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c से उसका कंपैरिजन करोगे तो वहां पर कहां है, यहां पर देखिए ये तो तुम्हारे पास हो गया y दिखाई दे रहा है, ये हो गया c, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये देखिए ये है x और ये है m। ये एक ऐसा लाइन का इक्वेशन है जो कि c इंटरसेक्शन काटेगा कहां पर, y एक्सिस पर। ये देखिए पीबी नॉट इंटरसेक्शन काटेगा y एक्सिस पर। तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। y इक्वल्स टू mx प्लस c है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी जबकि ये दोनों ओरिजिन से शुरू होंगी। तो कंपैरिजन देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सपोज पहली लाइन का ग्राफ बनाना है तो देखिए ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, पहली लाइन का इक्वेशन बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये y एक्सिस ये एक्सिस। अच्छा y एक्सिस पे क्या लिखूंगा, y एक्सिस पर लिखूंगा मैं pa, लिखूंगा कि नहीं, लिख दिया, इस तरह से pa बढ़ेगा। x एक्सिस पे क्या लिखूंगा, x एक्सिस पे लिखूंगा xa, हाँ या ना। अब x से शुरू कैसे हो रहा है, देखिए यहां पर xa की वैल्यू 0 है, आप सबको पता है ये तो ओरिजिन है, यहां xa की वैल्यू 0 होगी, और धीरे धीरे क्योंकि मोल फ्रैक्शन x से ज्यादा नहीं होता तो सपोज ये वाली लाइन है जहां पर xa की वैल्यू 1 है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन है जहां पर xa की वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो आपका ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा चेक करो, आपको क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है, बड़े ध्यान से चेक करिएगा, pa इज इक्वल्स टू pa नॉट xa। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, यहां पर दो कंडीशन लगा लो क्योंकि आपको xa की वैल्यू पता है, xa की वैल्यू 0 रखो इसके अंदर, तो pa की वैल्यू कितनी आएगी, pa की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करो, xa की वैल्यू 0 रखो तो pa की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, वो यही तो पॉइंट है, xa की वैल्यू यहां भी 0 है और pa की वैल्यू यहां 0 है। सबको समझ में आ गया। अब सेकंड केस पकड़ो इसका, जब xa की वैल्यू तुम यहां 1 रख दोगे, रखो 1, xa की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 रखा तो pa की वैल्यू कितनी आ गई, pa की वैल्यू pa नॉट के इक्वल है, तो pa की वैल्यू pa नॉट के इक्वल रखो। देखो x इक्वल्स टू 1 कहां है, ये रहा, तो pa की वैल्यू pa नॉट के इक्वल है। अब यहां पर कहीं ले लो pa नॉट, देखिए यहां पर pa नॉट मैंने लिया और ये कंडीशन जरा चेक करो क्योंकि ये वाला ग्राफ बनाना तो pa नॉट बड़ा है,
तो मैं यहां पर x इक्वल टू 1 पर पी ए नॉट की वैल्यू कहीं ले लेता हूं, मान लो कि ये पी ए नॉट है, सपोज ये पी ए नॉट है, सबको समझ में आ गया। तो हमें किसी लाइन के अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो हम लोग सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, ये देखिए सबको समझ में आ गया, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। तो अब क्या कर सकते हो, यहां से एक लाइन खींच लो, थोड़ा सा कंपैरिजन आसान हो जाएगा, नीचे की तरफ एक लाइन खींच लो, ठीक है, ये नीचे आ गया, ये हमको मालूम पड़ रहा है कि भाई x इक्वल टू 1 वाला लाइन है, ठीक है। तो जरा ध्यान से इसको देखो। अब देखो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो भी मैं यही बना देता हूं। कैसे बनाऊंगा, सपोज ये देखिए खुद से चेक करिए कि यहां पर x की वैल्यू 0 है, मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर xb की वैल्यू 0 है। दूसरा ग्राफ मैं इससे कंपैरिजन बना रहा हूं, यहां पर xb की वैल्यू 0 है सपोज, और यहां पर क्या लिया हमने, xb की वैल्यू 1। मुझे दूसरा ग्राफ नहीं बनाना पड़े, मैं यही बना देता हूं। यहां पर xa की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर मैं xb की वैल्यू तो 0 नहीं ले सकता हूं, तो सेम ही लाइन बन जाएगी। तो उस केस में मैं xb की वैल्यू यहां 0 ले रहा हूं और यहां पर xb की वैल्यू 1 ले रहा हूं, और ट्रीट कैसे कर रहा हूं, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब इस लाइन को और इस लाइन को एक बार भूल जाओ, ठीक है। अब इस लाइन के लिए ड्रॉ करूंगा तो वही 2 कंडीशन लगाओ। इस केस में क्या करोगे, सबसे पहली कंडीशन कि xb की वैल्यू 0 होगी, चेक करो xb की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में pb की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। चेक करो xb की वैल्यू 0 रख दो तो pb की वैल्यू 0 है। वो कहां है पॉइंट, ये रहा, जरा चेक करो, ये xb की वैल्यू 0 है तो उसमें pb की वैल्यू भी 0 है, जरा चेक करो। अगर मैं बोल दूं कि ये जो एक्सिस है हमारे पास वो किसके इक्वल है, pb के सपोज, तो ये है तो प्रेशर ही ना, क्या फर्क पड़ता है, पी ए नॉट भी क्या होगा, एक प्रेशर ही तो होगा। तो प्रेशर की तो लाइन है तो यहां पर प्रेशर काउंट हो सकता है, ये एक वैल्यू है, ये भी, ये तो एक्सिस है और ये एक वैल्यू है, और ये वैल्यू कुछ हो सकती है 10 20 30। कई लोग कहेंगे पीबी और पी ए नॉट एक साथ कैसे आ गया, बच्चों ये तो एक्सिस है और ये कोई एक पार्शियल प्रेशर है जो एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या फर्क पड़ता है यहां लिख दिया तो। अच्छा, अब यहां पर XB की वैल्यू 0 है और PB की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप क्या करो, यहां सेकंड कंडीशन लगाओ, यहां पर जब आप XB की वैल्यू 1 रख दोगे तो बताइए PB की वैल्यू कितनी आएगी। उस केस में PB की वैल्यू आपके पास आ रही है PB नॉट के इक्वल। अब यहां पर खास बात पर आ जाओ, हमें पता है PB नॉट PA नॉट से छोटा है, आपने इस पॉइंट को PA नॉट लिया है तो हमको PB नॉट जो है PA नॉट से छोटा बनाना है, बना दीजिए। यहां इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे पास PA नॉट, तो मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा, ये हमारे पास सपोज PB नॉट। अब मैंने इधर क्यों बनाया, जरा चेक करो, यही है XB की वैल्यू 1, क्योंकि कंडीशन क्या थी, जब आप XB की वैल्यू 1 रखोगे उस केस में PB की वैल्यू PB नॉट के इक्वल है। इस चीज को समझें। चलो, तो XB की वैल्यू यहां है 1, उस केस में PB की वैल्यू PB नॉट के इक्वल है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए किसी लाइन के, तो ग्राफ खींच सकते हो तो खींच लो, ये लो, ये ग्राफ बन गया, दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ तो किसके लिए है, फाइनली ये ग्राफ तो बना हमारे PA के लिए, ठीक है, और ये ग्राफ हमारा बना PB के लिए। अब इस ग्राफ और इस ग्राफ, मतलब इन दोनों का समेशन कर दूंगा तो मुझे PT मिल जाएगा। तो वो ग्राफ कैसा आएगा, जरा चेक करो, यहां से लेके यहां तक, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे भी 2 पॉइंट लगाओ। ये देखिए कहां गया, इस इक्वेशन, ये है हमारा टोटल प्रेशर, जरा चेक करो। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है तो बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन है XA, सबसे पहले XA की वैल्यू 0 रखो। अगर आपने XA की वैल्यू 0 रख दी तो PT किसके लाया, PB नॉट के इक्वल आया। चेक करो यहां पर कंडीशन कौन सी लगाओगे, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, मैं यहां बना देता हूं, देखो यहां पर कंडीशन क्या लगाओगे, सबसे पहले XA की वैल्यू 0 रखो, उस केस में जो PT की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, PB नॉट के इक्वल। तो पकड़ो XA की वैल्यू 0 ये रही और PT की वैल्यू PB नॉट के इक्वल है, वो पॉइंट ये रहा। तुमको इस लाइन का फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये जो आपकी PT वाली है उसके लिए बात कर रहा हूं, या फर्स्ट पॉइंट मिल गया। बड़े ध्यान से देखो, जहां पर आपका कंसंट्रेशन खत्म होने लगे वहां ज्यादा फोकस करो, घबराओ मत, बिलीव इन यू, सब समझ में आएगा। सो फाइनली यहां पर क्या होगा, बेसिकली दिस इज PB नॉट। अब क्या करो, सेकंड कंडीशन लगाओ, जब XA की वैल्यू कितनी हो जाए 1, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये XA पर डिपेंडेंट है। जब XA की वैल्यू 1 हो जाए उस केस में PT का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। जब XA की वैल्यू 1 रख दोगे तो 1 रखो, तो PB नॉट से PB नॉट कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ जाएगा, PA नॉट के। तो देखिए यहां पर x इक्वल टू 0 पर ये वाला पॉइंट था, x इक्वल टू 1 ये रहा, उस केस में ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब किसी लाइन के 2 पॉइंट मिल जाए तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। तो फाइनली ये आपका लाइन हो गया किसका, टोटल प्रेशर का। नाउ दिस इज योर टोटल प्रेशर विच इज इक्वल्स टू PA प्लस BB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर को समझोगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्सचर्स को समझोगे, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ समझ पा रहे हो तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये फाइनल ग्राफ बना आपका किसका, रोल्ड लॉ के फर्स्ट केस का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को आपको मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को वापस से पीछे जाओ, वीडियो में फिर से ये समझो कि हमने ग्राफ ड्रॉ कैसे किया।
जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये रोल्ड लॉ का ग्राफ है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये रोल्ड लॉ का फर्स्ट केस खत्म हो गया। अब हम रोल्ड लॉ के सेकंड केस की तरफ बढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो। सो चलिए गाइस, रोल्ड लॉ का सेकंड केस लेते हैं। अब सेकंड केस क्या है जरा चेक करो, लिखिए मेरे साथ साथ कि केस नंबर 2 क्या है। नाउ द केस नंबर 2 इज, जब हम क्या करें यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले और उसको हम लोग डाल दें किसके अंदर, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। हमारा सॉल्वेंट जो है वो तो वोलेटाइल ही है, ठीक है। अब अगर इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने गलती से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक्चुअली अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको केस, उसको हम लोग RLVP भी कहते हैं, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP मेरे साथ लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जरा समझे इसका मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है और इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, ये देखिए यहां पर एक प्योर सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट का नाम हम रख देते A, ठीक है। अब ये प्योर है तो इसके सरफेस पर सिर्फ इसी के मॉलिक्यूल्स होंगे, सही है या नहीं है। और मैंने आपसे कहा क्योंकि ये वोलेटाइल है तो इसको बंद करके रखा है, ये वोलेटाइल है तो यहां पर ये वेपर भी इसकी मौजूद होगी इस बीकर में, हाँ या ना। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में भी होगा। और अगर ये वेपर फॉर्म में है तो ये कुछ प्रेशर बना रहा होगा और इसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं प्योर कंडीशन में PA0 मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये प्योर है, यहां पर ये जो सॉल्वेंट है वो प्योर है और ये प्योर सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर यहां पर बना रहा है उसको PA0 मान लेते हैं, जैसे कि हम लास्ट वीडियो तक करते आए, लास्ट टॉपिक तक भी करते आए। अब अचानक से आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया जो कि खुद वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। अगर आपने उसको डाल के एक सॉल्यूशन तैयार किया, जरा चेक करो, अगर आपने उसको डाल के एक सॉल्यूशन तैयार किया तो होगा क्या, अब सॉल्यूट के पार्टिकल भी तो जगह ले लेंगे सरफेस पर। तो देखिए यहां पर ये इस तरह से मैं उसको दिखा देता हूं, ये सरफेस है और यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अब दोनों के पार्टिकल हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे दिखाएंगे, सपोज ये वाले सॉल्यूट है जो लाइन से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, सर्किल के अंदर लाइन दिखाई दे रही है, वो सॉल्यूट है। अब सरफेस पर पहले सॉल्वेंट पूरा सरफेस पर था, अब तो सॉल्वेंट पूरा सरफेस पर नहीं है, सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो गए कम। इसका मतलब अब प्रेशर, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर, अब क्योंकि सोल्यूट तो यहां नॉन वोलेटाइल है तो सोल्यूट के तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की। ये है हमारा सॉल्वेंट A टाइप का, ये है हमारा सोल्यूट जो कि B टाइप का है, ये है नॉन वोलेटाइल, मैं लिख देता हूं ये है नॉन वोलेटाइल, जबकि हमारा A था वो वोलेटाइल था जो ऊपर दिख ही रहा है आपको। अब सिर्फ वेपर किसकी बनेगी, ये वोलेटाइल की बनेगी जो कि सॉल्वेंट है और एक्चुअली पहले से कम बन रही है क्योंकि यहां पर क्या हो गया है, सरफेस पर उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। सो फाइनली मैं मान लेता हूं कि अब जो वो प्रेशर बना रहा है वो कितने बना रहा है, PA। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया भी था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर लिक्विड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ये हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा था, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो वहां पर हमने ध्यान से देखा भी था। अब आप एक बात बताइए, यहां पर जो PA का वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, PA इसके अंदर, मैं किस केस की बात कर रहा हूं, इस केस की बात कर रहा हूं जो यहां लिख रहा हूं, जो यहां पर पार्शियल प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर। मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर मोल फ्रैक्शन x से प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो PA इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जो हमने पिछली बार लिखा PA0 XA। ये वही चीज है जो आप कहां कर चुके हो, केस नंबर 1 में कर चुके हो। लेकिन केस नंबर 1 और 2 में क्या अंतर है, यहां पर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद सोचो हुआ क्या यहां पे, पहले प्योर सिचुएशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा था, जैसे ही सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट डाल दिया उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर वेपर प्रेशर में कमी आ गई, रिलेटिवली आपको चेक करना है कि कमी कितनी आई। तो जरा चेक करो, अगर हम लोग ये चेक करें कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितना आया है तो उसको लिख देते हैं डेल्टा P से। अब बताइए कितना डिफरेंस आया है, पहले इसका वेपर प्रेशर था PA0, फाइनली इसका वेपर प्रेशर हो गया PA, किसका, सॉल्वेंट का। और हमें यही चेक करना है कि वेपर प्रेशर में कमी कितनी है, डिफरेंस क्या आ गया, जरा उसको चेक करो। तो पहले PA0 था, फाइनली PA हो गया और हम जानते हैं कि PA0 की वैल्यू PA से ज्यादा होगी क्योंकि प्योर सिचुएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, ये हम जानते हैं। तो चलो PA की वैल्यू उठा के रख दो, यहां से अगर मैंने PA की वैल्यू उठा के रख दिया तो डेल्टा P किसके इक्वल आया, दैट इज PA0 माइनस PA की वैल्यू ये रही, इसको उठा के रखे तो क्या बनेगा, PA0 इंटू XA। और फाइनली डेल्टा P इज इक्वल टू, यहां से PA0 की वैल्यू कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस XA,
हाँ या ना। अच्छा, अब हमें सबको पता है किसी सॉल्यूशन के अंदर XA प्लस XB यानी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होते हैं? 1 के। सो फाइनली 1 माइनस XA ये किसके इक्वल होगा? XB के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये देखो फाइनली XB के इक्वल होगा, 1 माइनस XA इक्वल्स टू XB, उसकी वैल्यू रख दो। सो यहाँ पर डेल्टा P अपॉन ये PA नॉट की वैल्यू नीचे ले जाओ, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? XB। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग आ गई। रिलेटिव मतलब रेशनल, कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? पहले उसकी कितनी थी? PA नॉट। फाइनली कितने की कमी आ गई? वो रिलेटिवली किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग? PA नॉट के कंपैरिजन से। यानी कि इसी को देखो, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? RLVP। यही कहलाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आप रिलेट करते हो, जब आप रेशो निकालते हो, उसको रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? बड़े मजे की बात है, जो सॉल्वेंट में कमी आई है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। आप खुद ही सोचो यहां पर कमी क्यों आई? क्योंकि आपने सोल्यूट ऐड करा। तो फाइनली एक्चुअल में वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, और रोल्ट का सेकंड केस भी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं डेल्टा P की वैल्यू उठा के रख दूं, ये डेल्टा P की वैल्यू है। फाइनली अगर ये वैल्यू उसके अंदर उठा के रख दूं तो फाइनली क्या बन रहा है? देखो PA नॉट माइनस PA अपॉन नीचे क्या लिखा है? PA नॉट विच इज इक्वल्स टू XB। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यही स्टेटमेंट था केस नंबर 2 का, जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू XB। यानी कि किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी फैक्टर को हम लोग RLVP बोलते हैं। अच्छा, अब XB की वैल्यू रख दो। सपोज यहां पर मैंने क्या किया, ये एज इट इज ही है डेल्टा P अपॉन PA नॉट। अच्छा, अब XB क्या होता है? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। हाँ या ना? अब मैं यहां पे कंडीशन लगा दूं, सपोज लेट, मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया, दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि सोल्वेंट के जो मोल है वो एज कंपेयर टू सोल्यूट मोल बहुत ज्यादा है। तो मैं नीचे वाले फैक्टर में क्या लिख सकता हूं? दैट इज NB अपॉन, मैं यहां Na प्लस NB को सीधे Na लिख सकता हूं। हाँ या ना? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिवली इसको हम लोग NB अपॉन Na लिख सकते हैं। हाँ या ना? सो फाइनली यहां पर क्या आ गया? डेल्टा P अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na। अच्छा, NB का वैल्यू किसके इक्वल होता है? दैट इज मास ऑफ B यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सही है। Na किसके इक्वल होता है? दैट इज मास ऑफ सोल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। सही है। सो फाइनली यहां से आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। बहुत बार मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है किसके इक्वल होता है, मैं यहां लिख देता हूं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर आपको बताया नहीं कि सोल्यूट कौन है, तो आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल के आइडिया लगा सकते हो। ये फॉर्मूला है जिसको यूज कर सकते हो। सपोज आपको नहीं बताया कि सोल्यूट कौन है, तो आप मोलर मास तो नहीं निकाल पाओगे सोल्यूट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन है। तो उस केस में आपको यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताएगा। नाउ दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो NB की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा चेक करो। तो देखिए यहां पर क्या लिखोगे? WA, और यहां लिखोगे RLVP लिख दिया, और साथ ही साथ ऊपर क्या हमारे पास? WB अपॉन MA। तो यहां पर ये हो गया WB अपॉन MA। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया मोलर मास निकालने का। किसका मोलर मास निकालने का? सोल्यूट के मोलर मास को निकालने का। सो फाइनली यहां पर हमारा केस नंबर 2 भी खत्म हो गया, जो हमसे ये कहता है कि अगर कोई ऐसा सोल्वेंट है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है, तो उसके अंदर जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये इसका मतलब निकलता है। ये केस नंबर 2 हमारा खत्म हो गया, मतलब रोल्ट लॉ के दोनों केसेस हमने फिनिश कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बहुत ही ईमानदारी से इसको बार बार देखकर कॉपी में नोट करके बड़े ध्यान से इसको चेक कर लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आई विल आंसर दैट, और बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके आज का होमवर्क, आज की इस वीडियो का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस वीडियो को खत्म करते ही आप सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उसके बाद वो वीडियो में जो भी लिखा है उसको खत्म करिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हमें कोर्स जल्दी खत्म करना है, तो उसमें आपके एफर्ट भी काम देंगे। आप जैसे ही सॉल्यूशन में यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर जो सॉलिड स्टेट दिया उसको कंप्लीट कर लिए साथ में। वहां पर सॉलिड स्टेट के मैं लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होमवर्क देता हूं उसको भी साथ में टाइम टू टाइम खत्म करिए, तो हम लोग फाइनली अपने एम की तरफ बढ़ पाएंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, जो मैं काम दे रहा हूं वो साथ साथ करते जाइए। अगली वीडियो का जैसी नोटिफिकेशन मिले, जैसे आपको समय मिले, तुरंत उसको देखो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।
थैंक्स अ लॉट।